चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सोनोमीटर या फिर मोनोकॉर्ड। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो बोथ एंड फिक्स्ड रेजोनेंस वाले केस पर बेस्ड है और इसका मेन काम जो है वो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। हालांकि इससे हम और भी कुछ काम कर सकते हैं बट ठीक है, मेन काम जो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। तो सुनिएगा, इट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिपेंडेंट ऑन या फिर बेस्ड ऑन resonance in string fixed at both ends। दोनों एंड्स पर रस्सी अगर बंधी हुई हो तो उसमें जो रेजोनेंस होता है उस पर बेस्ड हमारे पास ये सोनोमीटर वायर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसका बेसिक काम क्या है बेटा? इसका बेसिक काम तो वेव की वेलोसिटी निकालना है रस्सी पर। हालांकि कई बार सवालों के अंदर ऑफ कोर्स वेलोसिटी दे रखी है और बाकी बातें पूछी होती है, सो इट मे वेरी, ठीक है, बट आप बेसिकली कह सकते हो कि इट इज यूज्ड टू फाइंड velocity of wave on string। कई सवाल बेटा आपको उल्टे भी मिलेंगे कि वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग पर दे रखी होगी और बाकी बातें पूछी होंगी, तो वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब इस बात पर आते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंट है क्या। सुनिए बच्चों, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से सुनिएगा। सबसे पहली बात बेटा, आपके पास ऐसे एक फिक्स्ड वॉल होगी और ऐसे एक टेबल होगी। इस टेबल के ऊपर से ये एक पुल्ली गुजर रहा होगा, स्मूथ पुल्ली ऐसे, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म वायर होगा। यूनिफॉर्म वायर मतलब ऐसा वायर जिसकी थिकनेस हर जगह सेम हो, जिसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम हो, जिसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह सेम हो, ऐसे। और इसके साथ हम बड़ा कोई ना कोई ऐसे हुक लगा रखी होती है और उस हुक से इस तरह से हमने कोई ना कोई मास लटका रखा होता है। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है। व्हेन आई से यूनिफॉर्म वायर आई मीन दैट कि हर जगह बड़ा आपकी थिकनेस सेम है। ये बड़ा डायग्राम इतना बढ़िया बना नहीं, ठीक है, बेटर, ठीक है। यहां पर इस तरह के बड़ा ट्राइंगुलर वुडन प्रिज्म टाइप आप रख सकते हो, ऐसे कुछ ट्राइंगुलर प्रिज्म टाइप है और इनका हम नाम निकालते हैं ब्रिज। हालांकि कई जगह बड़ा इनको सपोर्ट भी लिखा रहता है बट मोस्टली हम इनको ब्रिज बोलेंगे। ये मूवेबल है, हम इनको ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। दीज ब्रिजेस आर मूवेबल, हम इनको स्लाइड कर सकते हैं। दीज आर मूवेबल, फेयर इनफ। यहां कहीं हम एक ट्यूनिंग फोर्क रखेंगे ऐसे। ऑफ कोर्स इस ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स होंगे, जो टंग्स होंगे, वो इस तरह से ऑसिलेट करेंगे और अगर वो ऑसिलेट करेंगे तो इस रस्सी पर इस तरह से ना वेव्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब छोटी मोटी बातें बेटा सुनिएगा। ये ब्रिजेस जो हैं ये इस तरह से मूवेबल है कि हम इनको आगे पीछे ऐसे ले जा सकते हैं और यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ कोर्स हम वेरी कर सकते हैं। अगर यहां से यहां तक की अगर लेंथ घटानी हो तो ब्रिज को इधर ले आओ, यहां से यहां तक की अगर लेंथ बढ़ानी है तो ऑफ कोर्स ब्रिज को इधर ले जाओ, फेयर इनफ। ये जो पॉइंट होगा, ये जो ब्रिज के टिप पर है, दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक ए नोड
एंड दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक ए नोड। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर नोड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि दीज टू पॉइंट्स आर बिहेविंग लाइक हिंज्ड, या फिर बेटा जिस तरह से हमने रस्सी में दोनों एंड बांध रखे थे बिल्कुल उसकी तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये हमें हम बड़े आराम से इसको वेरी कर सकते हैं। ये जो L है इट इज वेरिएबल, एंड हाउ इट इज वेरिएबल, ऑफ कोर्स बाय मूविंग दीज टू ब्रिजेस। इनको हम बड़ा आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब ट्यूनिंग फोर्क की किसी फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकता है कि बेटा यहां से तक स्टैंडिंग वेव्स बन जाएं, और अगर स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे इस बात का अर्थ ये निकला कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क होगा ये जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स यहां पर जनरेट करेंगी वो इस तरह से जनरेट होंगी, इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी कि यहां पर नोड आएगा और यहां पर नोड आएगा, और उस केस में आपके पास ये जो वेव होगी, ये जो बड़ा आपके पास रस्सी होगी, ये अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी, और अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी। इस बात को हम ऐसे बोलते आए थे कि देयर इज रेजोनेंस बिटवीन दिस ट्यूनिंग फोर्क एंड दिस स्ट्रिंग। फेयर इनफ। ये रस्सी अच्छे खासे तरीके से वाइब्रेट कर रही है, स्टैंडिंग वेव्स बना रही है। इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रस्सी के ऊपर ऐसा हम एक पेपर रख देंगे, ऐसे एक पेपर रख देंगे, ऐसे छोटा सा पेपर लेंगे, ऐसे ऐसे पेपर लेंगे और इसको हल्का सा ऐसे मोड़ के उस रस्सी के ऊपर यूं रख देंगे, ऐसे रख देंगे। ठीक है, और इस पेपर को हमने जो रखा है बेटा इसको हम एक नाम निकाल रहे हैं, पेपर राइडर। इसका हम एक नाम निकाल रहे हैं, पेपर और राइडर। और राइडर शब्द इसलिए यूज किया बिकॉज इट इज राइडिंग ऑन द वायर, ये बड़ा वायर पर राइड कर रहा है। अगर इस ट्यूनिंग फोर्क के और रस्सी के बीच में अगर रेजोनेंस हो गया, तो ये जो पेपर होगा ये अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, और आप ऑफ कोर्स अपनी आईज से उस बात को देख सकते हो कि हाँ ये पेपर अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एम्पलीट्यूड बहुत अच्छा हुआ तो ये जो पेपर है ये वायर से उछल के बाहर गिर जाए। तो पेपर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि इस ट्यूनिंग फोर्क के और इस रस्सी के सेगमेंट के बीच में रेजोनेंस हो गया है या नहीं हुआ है, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर यहां से यहां तक आपने लेंथ इस तरह से एडजस्ट कर ली है कि इस रस्सी के एलिमेंट में और इस ट्यूनिंग फोर्क के बीच में रेजोनेंस हो गया, इट मींस दैट कि इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और यहां से यहां तक रस्सी के जो दोनों एंड फिक्स हैं इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई है। एज वी नो दैट कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बड़ा हम फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज NV अपॉन 2L। V क्या है बड़ा? V इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वेव। हम इसे लिख सकते हैं n टाइम्स बड़ा व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स रस्सी में टेंशन अपॉन म्यू। रस्सी में टेंशन कितनी है? अगर ये अपन वायर को अगर बेटा मासलेस मान के चलें, हल्का मान के चलें, तो हर जगह टेंशन आप कह सकते हो कि mg लिख सकते हो। m ऑफ कोर्स ये मास है जो आपने लटका रखा है, दैट इज g अपॉन म्यू। बट व्हाट इज दिस म्यू? दिस म्यू इज ऑफ कोर्स मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जो वायर है उसका मास पर यूनिट लेंथ, तो NV अपॉन 2L। अगर ये इक्वेशन फुलफिल होगी तब हम कहेंगे कि इस ट्यूनिंग फोर्क के और इस इतने से एलिमेंट के बीच में रेजोनेंस हो गया है। और जैसे रेजोनेंस होगा तो आपका बेटा जो पेपर राइडर है ये अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से आपको वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि हर एल के लिए ऐसा हो, तो हम ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर एल को चेंज कर सकते हैं। कैसे? एल को बड़ा बढ़ा भी सकते हैं, एल को घटा भी सकते हैं। एल की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जब आपका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। जैसे आपका LHS और RHS इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि बेटा आप जैसे आपका ये पेपर राइडर कूद के बाहर निकलने लग जाए, या फिर आपको लगे कि पेपर राइडर अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, इट मींस दैट LHS इक्वल्स टू RHS। आप बड़े आराम से इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेयर इनफ। तो आप बड़े आराम से इस L को वेरी कर सकते हो। L को कैसे वेरी कर सकते हो? बाई मूविंग ब्रिजेस। ब्रिजेस को मूव करके आप बड़े आराम से L को वेरी कर सकते हो। अच्छा, आप इवन बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए जो टेंशन है इसको भी वेरी कर सकते हो।
सर टेंशन को कैसे वेरी कर सकता हूँ? इस हुक पर जो आपने एम मास लटका रखा है, इस पर बड़ा एम मास को अपन चेंज कर सकते हैं। एम मास को अगर चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स टेंशन चेंज हो जाएगी। टेंशन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो हम बार बार इस एम को चेंज करके, बार बार वेलोसिटी को चेंज करके कभी ना कभी फिर से आप LHS इक्वल्स टू RHS कर सकते हो। जैसे LHS इक्वल टू RHS होगा वैसे आपका पेपर राइडर अच्छे खासे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। तो आप इवन इस टेंशन को भी वेरी कर सकते हो। दिस टेंशन कैन बी वेरीड by changing mass m। इस मास m को चेंज करके हम बड़े आराम से टेंशन को वेरी कर सकते हैं, टेंशन को वेरी करके हम वेलोसिटी को वेरी कर सकते हैं। तो मोर और लेस इतना सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप इस बात से भी समझ गए होंगे कि सर ने तो कुछ किया ही नहीं, सर ने तो सिर्फ और सिर्फ बोथ एंड फिक्स्ड रेजोनेंस वाला जो फॉर्मूला था वो लगा दिया। हाँ बेटा, मेरे पास कुछ करने लायक था भी नहीं, इतना ही काम तो मैंने लगा दिया। यही तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि सवाल के अंदर एल को चेंज करना, टेंशन को चेंज करना, ये सब है ना सवाल के अंदर दे रखा होगा, हम बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम बेटा यहां से यहां तक है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बन रहा है यहां से यहां तक। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप बन रहा है ऐसे। या तो हमें n की वैल्यू दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी होगी तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक एक ही लूप बन रहा है। ठीक है, तो इतना सा सोनोमीटर वायर है, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फिर भी चलिए मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं, ऐसे छोटे छोटे आसान आसान सवाल है बेटा। सुनिए बेटा, बढ़िया सा सवाल है, आराम से इत्मीनान से करें। मैं सवाल में डायग्राम बना देता हूं। ये आपके पास फिक्स्ड, ये आपके पास टेबल, ये आपके पास पुल्ली। यहां से यहां तक बड़ा आपके पास रस्सी है ऐसे, और यहां पर आपने कोई एम मास लटका रखा। ठीक है, और यहां पर बड़ा आपने ऑफ कोर्स ऐसे कुछ ब्रिजेस लगा रखे हैं ऐसे। अब ये वाला एंड तो फिक्स है, ये वाला एंड बड़ा पुल्ली पर है, इसे भी हम फिक्स मानेंगे। ये जो नोड यहां पर जो ब्रिज वाला पॉइंट है इसे भी हम फिक्स मानेंगे, और रस्सी का ये वाला पॉइंट भी हम फिक्स मानेंगे। ठीक है, अब सवाल के अंदर जो अरेंजमेंट दे रखा है उसकी पूरी की पूरी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है इसकी टोटल लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है। फेयर इनफ। ठीक है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ये यहां से यहां तक जो रस्सी का एलिमेंट है मैं उसको एलिमेंट 1 कह रहा हूं। यहां से यहां तक रस्सी का जो एलिमेंट है इसे मैं एलिमेंट 2 कह रहा हूं, और यहां से यहां तक जो रस्सी का एलिमेंट है मैं उसे एलिमेंट 3 कह रहा हूं। यहां से यहां तक जो लेंथ है वो L1 है, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो L2 है, और यहां से यहां तक जो लेंथ है वो L3 है। इतना सा एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 3। ठीक है, इस एलिमेंट के बोथ एंड फिक्स्ड, इस एलिमेंट के बोथ एंड फिक्स्ड, इस एलिमेंट के बोथ एंड फिक्स्ड। These three elements have fundamental frequencies in the ratio 1:2:3। इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1:2:3 के रेशो में है। मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज तो इसकी 200 हर्ट्ज तो इसकी 300 हर्ट्ज, ऐसे बता रखिए। देन फाइंड ये लेंथ L1, ये लेंथ L2 एंड ये लेंथ L3। L1, L2, L3, इतना सा काम है, आसान सा काम बेटा।
सुनना, यहां से यहां तक की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v/2l, v/2 टाइम्स बोथ एंड फिक्स्ड है, यहां से यहां तक की लेंथ है l1, यहां से यहां तक f2, वही v/2 टाइम्स l2। सर यहां v और यहां v सेम क्यों रखा, बेटा यहां पर मास m लटका रखा है तो पूरे तार में हर जगह टेंशन होगी mg। कुछ नहीं बोल रखा तो हम तार को तो यूनिफॉर्म मानेंगे, तो म्यू भी सेम, टेंशन भी सेम, म्यू भी सेम, तो स्पीड ऑफ वेव भी तो सेम। और हमारे पास f3 आ गई है, बेटा कितनी आ गई है, v/2 टाइम्स l3, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेटा हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा तो काम बन गया बेटा। हमें सवाल में f1 इज टू f2 इज टू f3, हमें बड़े आराम से सवाल के अंदर दे रखा है 1:2:3, हमें ऐसे दे रखा है, हमें ऐसे दे रखा है। अच्छी बात है बेटा। अगली बात हमें एक और पता है कि ये f1, f2 और f3 इनका जो रेशियो है, f1 इज टू f2 इज टू f3 का जो रेशियो है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, डिवाइड करना डिवाइड करना डिवाइड करना, v/2 का है, दैट कम्स आउट टू बी 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3। हमारे पास आ गया 1/L1 इज टू 1/L2 इज टू 1/L3। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 इज 1 मीटर, L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। फेयर एनफ। दूसरी इक्वेशन आ गई मेरे पास कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस 1/L1 डिवाइड बाय 1/L2 is basically L2/L1, that is 1/2, और यहां से मेरे पास आ गया L2 is L1/2। इसी तरह से L3 आ जाएगा, L3 आ जाएगा L1/3। इनको बेटा यहां रखना, L1 तो L1 ही रख दो, L2 को मैं रख सकता हूं L1/2, L3 को मैं रख सकता हूं L1/3 एंड इट शुड बी इक्वल टू 1। सॉल्व करना बेटा, 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। L बेटा नीचे तो आ गया 6, ऊपर क्या बेटा 6 प्लस 3 प्लस 2, ये L1 सॉरी मेरे पास L1 की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, L1 की वैल्यू आ गई है 6 और 3 बेटा 9 2 11, 6/11 मीटर। L1 आ गया 6/11 मीटर। L2 ऑफ कोर्स बेटा इसका हाफ आएगा तो आ गया 3/11 मीटर, और L3 जो है वो इसका 1/3 आएगा तो वो आ जाएगा मेरे पास 2/11 मीटर। ये हमारे पास आंसर है बेटा, ये हमारे पास आंसर, बढ़िया आंसर, कोई बहुत बड़ा टास्क तो इसमें था नहीं यार। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसी सोनोमीटर पर मैं एक छोटा सा सवाल और करा देता हूं। हालांकि सोनोमीटर का सवाल करके आपको लगा होगा कि यार है ना ये सवाल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे सवाल हमारे बोथ एंड फिक्स्ड वाले केस में हुआ करते थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई नए टाइप के सवाल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे लिए नया हो सकता है, सवाल तो मोर और लेस वही है, नए टाइप के सवाल नहीं है। ठीक है, आगे चलिए एक और सवाल करते हैं, ये बढ़िया है, सुनिएगा। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट, ये हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह का, ये सोनोमीटर वायर, ये चलते चलते बेटा यहां पर आया, यूनिफॉर्म वायर है, यहां मैंने एक 10 kg का ब्लॉक ऐसे बांध दिया, सारा का सारा यूनिफॉर्म वायर, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। यहां पर मैंने एक ब्रिज रखा हुआ है ऐसे, यहां मैंने ब्रिज रखा हुआ है ऐसे। मैं इस बार इन दोनों ब्रिजेस को मूव नहीं करा रहा, ठीक है। और यहां कहीं कोई ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है f, ठीक है। और ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ये यहां से लेकर यहां तक जो रस्सी है, मतलब जो दोनों ब्रिजेस के बीच की जो रस्सी है उस रस्सी के साथ रेजोनेंस में है और कुल मिलाकर 10 लूप्स बना रही है। कितने लूप्स बना रही है? 10 लूप बना रही है। और अगर 10 लूप बना रही है तो ऑब्वियस बात है कि 10th हार्मोनिक हुआ, जितने लूप उतने हार्मोनिक। 10 लूप्स बना रही है मतलब बेटा कितना? 10th हार्मोनिक हुआ। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी 10th हार्मोनिक के बराबर होगी। ये सवाल में गिवन है, तो पहले सवाल लिखो फिर बाकी बातें अपन बाद में सोचते हैं। ट्यूनिंग फोर्क is in resonance with the string between the bridges and forming 10 लूप्स। बेटा 10 लूप बन रहे हैं। 10 लूप का अर्थ मैं हल्का फुल्का बता चुका हूं, बाकी सॉल्यूशन के टाइम में और सोच लेंगे, ठीक है। अब मेरा सवाल यह है कि मैं इस 10 kg पर और कितना मास रखूं कि सेम ट्यूनिंग फोर्क जो है वो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच में 10 लूप ना बनाए, सिर्फ 9 लूप बनाए। सेम ट्यूनिंग फोर्क फिर भी रेजोनेंस में रहे, अभी भी रेजोनेंस में रहेगी, लेकिन पहले अगर 10 लूप बना रही थी तो अब 9 लूप बनाएगी। एक्स्ट्रा कितना मास इसके ऊपर रखूं, यह सवाल है। तो चलिए सोचते। फाइंड मास दैट शुड बी placed on 10 kg so that same tuning fork produces 9 loops between the bridges। ब्रिजेस के बीच में 9 लूप्स बनाए। तो चलो बेटा सोचते हैं। पहले क्या था कि ब्रिज का ये वाला पॉइंट नोड है, ब्रिज का ये वाला पॉइंट नोड है। नोड से नोड तक बेटा 10 लूप बन रहे थे, ऐसे चलते चलते 10 लूप बन रहे थे। अगर 10 नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं और नोड से नोड तक बन रहे हैं तो मेरे बच्चे जानते हैं कि इट मींस दैट कि ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रस्सी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और कौन सा रेजोनेंस, कौन सा हार्मोनिक? 10th हार्मोनिक। एंड हम जानते हैं कि 10th हार्मोनिक इज 10 टाइम्स v अपॉन 2 टाइम्स ऑफ l, दैट इज 10 टाइम्स 2l। रही बात v की, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर ये 10 kg है, ऑफ कोर्स बेटा वायर का मास तो बहुत कम होगा इस 10 kg के सामने, तो हम मान सकते हैं कि हर जगह टेंशन जो है वो mg मतलब 100 न्यूटन के बराबर है। तो टेंशन कैन बी रिटन एज 100 अपॉन तार का म्यू, तार का बेटा म्यू। फेयर इनफ। अब क्या हुआ कि द सेम वायर इज इन रेजोनेंस विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क, बट नाउ इन दिस केस द हार्मोनिक्स हैज बीन चेंज्ड। अब बड़ा हार्मोनिक चेंज हो गया। और कैसे चेंज हो गए कि पहले जो 10 लूप बन रहे थे अब वो 10 लूप नहीं है, 9 लूप है। 9 लूप है तो पक्की बात है बेटा कितने? 9 हार्मोनिक। तो आप कह सकते हो कि द सेम ट्यूनिंग फोर्क, द सेम फ्रीक्वेंसी इज नाउ 10 टाइम्स v अपॉन 2l। सॉरी बेटा v नहीं, v डैश। v नहीं बेटा क्या? v डैश। अब वाली जो स्पीड है वो सेम स्पीड नहीं है। और हम जानते हैं
कि अगर आपके एन की वैल्यू अगर घट गई है तो पक्की बात है कि वी की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो वही है। अगर एन आपका घट गया है तो वी आपका बढ़ गया है। वी कैसे बढ़ सकता है? वी बढ़ सकता है इस रस्सी में टेंशन बढ़ के। टेंशन कैसे बढ़ सकती है? जब मैं यहां पर थोड़ा सा मास ऐड कर दूं, इस 10 kg के ऊपर मैं कोई m मास का ब्लॉक और रख दूंगा तो ऑफ कोर्स वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगी। नई वाली टेंशन निकाल लेते हैं। दैट इज 9/2L इंटू अंडर रूट ऑफ नई वाली टेंशन अपॉन म्यू। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बोथ द फ्रीक्वेंसीज आर सेम। तो जैसे मैंने इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 किया तो 2L कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, 10 टाइम्स रूट ऑफ 100 शुड बी इक्वल टू 9 टाइम्स रूट ऑफ t। मेरे पास ये आ गया, दैट इज 100 इंटू 100 अपॉन 81 इज टेंशन। ये टेंशन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास टेंशन आ गया। And this tension should be equal to this weight. This weight is of course 10 plus m into g। g बेटा ऑफ कोर्स हम 10 ही लेंगे जब तक कुछ नहीं बोल रखा। एक 0 से 0 कैंसिल, मेरे पास आ गया 10 प्लस m इज 1000 अपॉन 81। 1000 अपॉन 81 हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, दैट इज 1000 अपॉन 81 माइनस 10, दैट इज 1000 माइनस 810 अपॉन 81। बड़ा मेरे ख्याल से 190 अपॉन 81 kg आ गया होगा। यह आंसर आ गया बेटा, 190 अपॉन 81 kg। ये सवाल है बेटा। ऐसा सा एक सवाल बेटा आपको HCV के अंदर एक्सरसाइज में लास्ट में दिखेगा। काफी हद तक उसकी लैंग्वेज वही होगी जो मैंने बताई है, बस उसके अंदर इस 10 kg वाले ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो दिया। मैंने वो सवाल जानबूझ के इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई नहीं है, इसलिए मैंने सवाल नहीं कराया, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। जब कभी आप फ्लूइड पढ़ लोगे तो ऑफकोर्स उस तरह का सवाल भी आप बड़े आराम से कर लोगे। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो वो सवाल आप अगर HCV में कर रहे हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो, उसमें हल्का सा फ्लूइड का थोड़ा सा यूज है, तो आप उसे एक बार के लिए स्किप कर दो, बाद में तो कभी भी कर सकते हो। जब भी फ्लूइड पढ़ दो हल्का सा बॉयंसी फोर्स लिखना आना चाहिए, तब जाके वो सवाल बन पाता है। सो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन फॉर ए वाइल। अदरवाइज मैंने उसका कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया। वो सवाल कोई बच्चा कर सकता है अगर उसे हल्का फुल्का भी बॉयंसी फोर्स लिखना आता हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा, जब पढ़ लो तब कर लेना। आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, मैं एक थोड़ी सी छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहता हूं, हालांकि आप खुद भी सोच सकते हो, बट सुनिए बेटा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और देखो बेटा, और एक खास तौर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो वेव की वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। आपके पास वही सोनोमीटर, ये वाला एंड आपका फिक्स, ये आपके पास टेबल, ये आपका पुली, ये आपके पास यूनिफॉर्म वायर जो इस तरह से चलते हुए किसी m मास के ब्लॉक के ऊपर से गुजर रही है, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या कि यहां कोई ब्रिज है, इस ब्रिज को बड़ा मैं फिक्स कर रहा हूं, मैं मूव नहीं कराऊंगा, और यहां कहीं मेरे पास कोई दूसरा ब्रिज है जिसे मैं मूव करा सकता हूं, ठीक है, जिसे मैं मूव करा सकता हूं। दोनों ब्रिजेस के बीच में जो सेपरेशन है, दोनों ब्रिजेस के बीच में जो सेपरेशन है वो L1 है, मैंने मेजर कर रखा है, और
यहां पर कोई ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क इस इतने से रस्सी के एलिमेंट के साथ रेजोनेंस में है और इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है एफ। अगर रेजोनेंस में है तो ऑब्वियस बात है कि इस तरह से बड़ा कुछ लूप्स बन रहे होंगे, ऐसे लूप्स बन रहे होंगे। नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड, नोड से नोड तक का सेपरेशन होता है लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। मान लो कि n नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि n टाइम्स लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू L1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। n क्या बेटा, यहां से यहां तक नंबर ऑफ लूप्स, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन आप जानते हो लैम्डा बाय 2 होता है। अगर ऐसे n लूप्स बन रहे हैं तो n टाइम्स लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ विच इज L1। अब मैंने क्या किया कि इसको तो फिक्स रखा और इस वाले ट्यूब को, सॉरी बेटा, इस वाले ब्रिज को धीरे 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 आगे लेके गया। जैसे ही धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगा तो L चेंज होगा, L चेंज होगा तो अब ये ट्यूनिंग फोर्क रस्सी के साथ रेजोनेंस में नहीं आएगा, रस्सी के साथ रेजोनेंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वी नो दैट की फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स NV/2L। अभी तो ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो NV/2L के बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसलिए ट्यूनिंग फोर्क के और इस रस्सी के बीच में रेजोनेंस है। अब अगर मैं L को बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स आपका RHS तो घट जाएगा। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी तो वही है और ट्यूनिंग फोर्क की अगर फ्रीक्वेंसी वही है तो ऑफ कोर्स दोनों बराबर नहीं होंगे, और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन अगर इस ट्यूनिंग फोर्क में थोड़ा थोड़ा आगे ले गया, आगे ले गया, आगे ले गया, तो वापस से एक लेंथ ऐसी आएगी कि फिर से रेजोनेंस हो जाएगा। सर फिर से क्यों हो जाएगा बेटा? फिर से क्या होगा कि जैसे तो L को बढ़ाएगा 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 तो आपका n बढ़कर n+1 हो जाएगा। आपका n भी तो बढ़ सकता है। अभी मान लो कि 4 हार्मोनिक है तो अगला क्या आ जाएगा? 5वां हार्मोनिक आ जाएगा, तो फिर से आपका जो ट्यूनिंग फोर्क रस्सी के साथ फिर से रेजोनेंस में आ जाएगा। तो ये ट्यूनिंग फोर्क मैं मूव कराऊंगा और मूव कराते 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 एक नई पोजीशन पे ले आऊंगा, नई पोजीशन पे ले आऊंगा, और जब नई पोजीशन फिर से ऐसी आएगी कि फिर से आपका सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, फिर से आपका जो सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो रेजोनेंस में आ जाएगा। और रेजोनेंस में आने के पीछे कारण ये है कि यहां से यहां तक फिर से एक एक्स्ट्रा लूप बन जाएगा और आप बोल पाओगे कि n लूप तो ये थे, एक लूप और आ गया, n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। n तो ये थे, एक और ये n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक की नई लेंथ दैट कम्स आउट टू बी L2। माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाई 2 शुड बी इक्वल टू L2 माइनस L1। डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, कैसे कि अगर ये लेंथ है आपके पास L2, ये लेंथ है आपके पास L1, तो ऑफ कोर्स ये लेंथ है आपके पास L2 माइनस L1, and this L2 minus L1 is equivalent to the length of one loop, and one loop in a standing wave is of course lambda by 2। इससे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स L2 minus L1, and lambda is of course velocity of wave divided by frequency of the wave। frequency of wave is of course the frequency of the tuning fork, वही हमारा सोर्स है। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि मेरे पास velocity of wave आ गई है, बड़ा कितनी आ गई है? 2 टाइम्स L2 minus L1 into F। this is the velocity of wave, बड़ा this is the velocity of wave। ये हमारा आंसर है। चाहो तो बेटा कभी किसी सवाल में काम आ जाए तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, तुम खुद भी इस काम को तो सोच ही सकते थे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। हालांकि हम जानते हैं कि नोड से नोड तक जो सेक्शन होता है किसी भी रस्सी का
उसके पास एनर्जी बड़ा कांस्टेंट रहती है। जब ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी सारी की सारी रस्सी, तो रस्सी की लेंथ ज़्यादा होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब सारी की सारी रस्सी हॉरिजॉन्टल होगी तो रस्सी की लेंथ तो नेचुरल आ गई, इसलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी। लेकिन ऑफ कोर्स रस्सी के हर एलिमेंट के पास स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी। जब सारी रस्सी यूँ आ जाएगी तो ऑफ कोर्स आपके पास सारी की सारी एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी भले ही अपनी फॉर्म बार बार कन्वर्ट कर रही होगी, कभी काइनेटिक कभी पोटेंशियल, बट एनर्जी है आपकी कांस्टेंट। तो एक बात सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक फंडामेंटल मोड के अंदर एक रस्सी है जो इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। ये जो रस्सी है इसकी L लेंथ है, ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू L। इस रस्सी का जो मास है वो मेरे पास m है, ठीक है बच्चों। और बीचों बीच वाला जो पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड मैंने एक बार के लिए 2a मान लिया है। दो ट्रेवलिंग वेव से बन गया होगा, इसलिए मैं 2a मान लिया, ठीक है। रस्सी का मास m है, सारे का सारा जो मास है रस्सी का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फेयर एनफ। दोनों एंड आपके फिक्स हैं। फंडामेंटल मोड के अंदर आपकी रस्सी वाइब्रेट कर रही है। फेयर एनफ। इसकी बेटा y की इक्वेशन याद कीजिए। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आई थी। फंडामेंटल मोड था तो हम n को 1 रख सकते हैं, एंड द इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू 2a sin cos। ये वाली जो टर्म है ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड। फेयर एनफ। मुझे इस रस्सी की, इस स्टैंडिंग वेव की एनर्जी निकालनी है, तो मेरे मन में एक प्लान है कि इस स्टैंडिंग वेव की जो एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग व्हेन इट इज पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब सारे के सारे रस्से ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो रही होगी, उस टाइम पर जो काइनेटिक होगी वही सिस्टम की नेट एनर्जी है, क्योंकि जब रस्सी इस तरह से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो रही होगी उस टाइम पर रस्सी अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और अगर नेचुरल लेंथ पर है तो कोई एक्सटेंशन तो है ही नहीं। एक्सटेंशन नहीं है तो ऑफकोर्स कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। आप जानते हो इस पॉइंट के पास सबसे ज्यादा स्पीड होगी 2a ओमेगा, इसके पास कम होगी, इसके पास और कम होगी, इसके पास बड़ा कम होगी, इसके पास और कम होगी। फेयर एनफ। इस एंड से x डिस्टेंस दूर जो पॉइंट है उसके पास स्पीड होगी, यहां पर जो एम्पलीट्यूड था दैट टाइम्स ओमेगा। x डिस्टेंस दूर एम्पलीट्यूड है ये 2a साइन पाई x अपॉन l, ये तो एम्पलीट्यूड है, टाइम्स ओमेगा। और आप देख पा रहे हो कि अलग अलग x पर स्पीड अलग अलग है। अगर हर रस्सी के पॉइंट की अगर स्पीड बराबर ही होती तो मैं सीधा हाफ mv² लगाया था, लेकिन यहां पर तो हर पॉइंट की स्पीड बराबर नहीं है, तो क्या करें। तो आप एक काम कीजिए, यहां से x डिस्टेंस दूर जाइए और एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए जिसकी थिकनेस dx हो। इसके पास छोटा सा मास आएगा, जिस मास को हम बड़े आराम से कह सकते हैं m/l इंटू dx। l लेंथ पर अगर मास है m तो 1 लेंथ पर मास है m/l,
तो dx लेंथ पर मास है m/l इंटू dx, ये मास है। इतने से एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी छोटी सी काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये छोटा सा मास मल्टीप्लाई बाय इस छोटे से मास की स्पीड का स्क्वायर, दैट इज हाफ। बट व्हाट इज dm? dm इज बेसिकली m/l इंटू dx इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड इज ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड है 2a sin pi x/l, this entire multiplied by ओमेगा का स्क्वायर। देखना बेटा इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, ये बेटा 4 बन गया, 4 से बेटा 2 कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, a स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, 2 बाहर, m बाहर, a 2 बाहर, m बाहर, a स्क्वायर बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, l आपके पास आ गया नीचे, और इंटीग्रेशन में आपके अच्छा और 2 बाहर, m बाहर, l बाहर, a स्क्वायर बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, और सिर्फ एक्सप्रेशन में बच गया साइन स्क्वायर पाई x/l into dx. This is not the kinetic energy of the entire wire, this is the kinetic energy of this small element. I have to find out the kinetic energy of the entire element. So of course we have to integrate it, we have to add the kinetic energy of the entire element. If we want to add, we can integrate it. तो हम कह सकते हैं कि जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी पूरे के पूरे सिस्टम की, दैट विल बी टू बाहर, m बाहर, ओमेगा स्क्वायर बाहर, a स्क्वायर बाहर, l बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर पाई x/l इंटू dx। It can be written as, मैं बेटा इसको मिटा रहा हूं। इंटीग्रेशन इस तरह का है जो इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया है बेटा, ऐसा नहीं कि हमने इस तरह का इंटीग्रेशन नहीं किया है, हमने इस तरह के इंटीग्रेशन पहले भी निपटाए हैं। x की वैल्यू को कहां से कहां तक वेरी करूं, x इक्वल्स टू 0 पर ये वाला पॉइंट, फिर बढ़ते 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 यहां तक करना है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू l, हमें 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट करना है। कर देंगे, हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन देखना बेटा, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले थे, उसमें से एक फॉर्मूला था ये वाला, यहां से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसी तरह से मैं साइन स्क्वायर ऑफ पाई x/l को लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 पाई, it will be 2m omega square, it will be 2m omega square a square upon l integration of, it can be written as, बड़ा उस 2 को तो बाहर निकाल लो, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस cos ऑफ x को कहां से कहां तक, ऑफ कोर्स 0 से m तक। हमारे पास आ गया m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन l, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन आएगा ऑफ कोर्स x, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, cos का इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 पाई x अपॉन l। बड़ा एक छोटी सी बात और मैंने आपको सिखा भी रखा है इंटीग्रेशन में कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है, 2 पाई बाई l, इससे डिवाइड कर दो। सो वी हैव टू डिवाइडेड इट बाई 2 पाई बाई l, थोड़ा वो l ऊपर चला जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से l तक। बहुत आसान इंटीग्रेशन है,
एम ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है, एल ठीक है। एक्स को एल रखना, एल माइनस एल अपॉन 2 पाई साइन, एल रखा, एल से एल कैंसिल 2 पाई माइनस, अब जीरो रखना, जीरो रखा तो जीरो माइनस एल अपॉन 2 पाई साइन जीरो। बेटा साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो तो जीरो होता ही होता है। आपका ये एल से एल भी कैंसिल और आपके पास बड़े आराम से आ गया काइनेटिक एनर्जी का आंसर कि काइनेटिक एनर्जी इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हमारे पास बड़ा आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जो मेन पोजीशन पर जो आपके काइनेटिक एनर्जी है बड़ा, यही आपके स्टैंडिंग वेव की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी सेम बात है, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोलो चाहे बड़ा आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलो, ये आपकी एनर्जी है। अच्छा, इससे आप ये मत सोचना कि आपने सिर्फ और सिर्फ है ना फंडामेंटल मोड की निकाली है। किसी भी नोड से नोड के बीच बड़ा आपका आंसर यही आएगा। नोड से नोड के बीच आप जब भी आंसर निकालोगे आपका हर बार आंसर यही आएगा, क्योंकि ये भी तो नोड से नोड ही है, तो हर नोड से नोड के बीच वही आंसर आएगा। सिर्फ मास कौन सा यूज करना है, उस नोड से उस नोड के बीच का जितना ही मास हो वो सारा का सारा मास आप वहां पर लिख दिया करो, आपका बड़े आराम से बड़ा आंसर आ जाएगा। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का वो वाइब्रेशन देखा जिसमें बोथ हैंड फिक्स थे। हमने फॉर्मूला भी याद किए, लॉजिक से भी देखा और उसका हमने उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी किया। वैसा ही काम है बेटा हम फिर से करेंगे, लेकिन इस बार रस्सी का एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है। फ्री का क्या अर्थ है सुनिएगा। पहली बात, एक बात और बोल दूं, इसको आप ये भी कह सकते हो कि इट इज resonance in string fixed at one end। एक एंड पर फिक्स है, ऑफ कोर्स दूसरा एंड आपका फ्री है। अब दूसरा एंड फ्री है, इस बात का क्या अर्थ है सुनिएगा। आपके पास बड़ा इस तरह से ये एक वॉल, इस फिक्स्ड वॉल से आपने एक रस्सी बांध रखी है, तो ये जो x इक्वल्स टू 0 वाला जो पॉइंट है ना, ये तो बड़ा आपका फिक्स है, ये तो आपका फिक्स है। ये जो दूसरा वाला एंड है ना, ये आपका फ्री एंड है। अब बोलने के लिए फ्री एंड है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको खुला छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि इसको खुला छोड़ दिया। अगर इसको छोड़ दोगे तो फिर तो रस्सी में टेंशन ही नहीं आएगी, और रस्सी में अगर टेंशन नहीं आएगी तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं आएगी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ वेव इज रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं आएगी, इट मींस दैट वेव नहीं आएगी। वेव लाने के लिए कम से कम रस्सी में टेंशन होना जरूरी है। रस्सी की जो टेंशन थी वही तो वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक, डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, तो टेंशन तो होनी चाहिए। तो फ्री का अर्थ ये नहीं कि आपने इसको खुला छोड़ दिया। फ्री का अर्थ यह है कि आपने इस रस्सी को एक ऐसी रस्सी से बांध दिया जो इस रस्सी के मुकाबले काफी लाइट है, वेरी लाइट है। और मैं आपको बड़ा ये चीज याद करा चुका हूं, बता चुका हूं कि जब आप बहुत लाइट स्ट्रिंग से अगर आप बांधते हो, उस केस के अंदर आपकी जो आने वाली वेव है और जो रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आ रही है वो दोनों सेम फेज में होती है। फिक्स्ड एंड होता तो आने वाली वेव और जाने वाली वेव, मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस होता था। इस केस में दोनों सेम फेज में होती थी, और ये वाला जो एंड था ना, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था। मतलब आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड ए तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड भी ए, और दोनों सेम फेज में होती थी। और ये वाला जो पॉइंट था ये 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता था। ठीक है, आई होप ये आपको याद आ गया होगा। नहीं याद आया तो एक रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव नाम से बेटा अलग से टॉपिक पढ़ाया था, उसको आप वापस देख सकते हो। कहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा ये अर्थ है कि अगर मैंने यहां पर कोई वेव भेज दी ए एम्पलीट्यूड की, तो वो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, आएगी, जाएगी, तो किसी टाइम पर ए वेव की एम्पलीट्यूड, ए एम्पलीट्यूड की वेव इधर से आ रही होगी,
और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ए एम्पलीट्यूड की वेव इधर से आ रही होगी, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। और जैसे मैंने कहा कि 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, इट मींस दैट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन एंटी नोड। ये वाला पॉइंट एक एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। अब देखा तुम लोगों ने कि ये वाला जो पॉइंट है ये बिहेव करेगा, फिक्स्ड है इसलिए नोड की तरह, और ये वाला पॉइंट बेटा कैसे बिहेव करेगा, एंटी नोड की तरह। तो जब वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री हो, इस बार बेटा शुरुआत नोड से होगी और एंडिंग जो होगी वो एंटी नोड से होगी। जब दोनों एंड फिक्स थे तो पूरे पूरे लूप बन रहे थे, क्योंकि शुरुआत नोड से थी तो आखिर भी नोड, तो पूरे लूप बन रहे थे। इस बार शुरुआत नोड तो आखिर एंटी नोड। तो आई रियली होप आपको इस बात का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इस बार आपकी रस्सी किस तरह से वाइब्रेट करेगी। हम इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस भी देखेंगे, तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं फॉर्मूले तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से भी निकाल सकता हूं। सुनिएगा, मैंने फिर से कोई ना कोई ट्यूनिंग फॉर्क रखा, ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। ये ट्यूनिंग फॉर्क और ये रस्सी अगर रेजोनेंस पे है तो इसमें अच्छी खासी स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, एंड स्टैंडिंग वेव्स विल स्टार्ट फ्रॉम नोड, एंड एंड एट एंटी नोड। नोड से स्टार्ट करोगे और एंटी नोड पे खत्म करोगे, तो इसका मतलब इस बार लूप पूरे नहीं बनेंगे, आधे बनेंगे। सर आधे बनेंगे इस बात का मतलब क्या है? बट आधे बनेंगे इस बात का अर्थ यह कि ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो जरूर या तो आपकी स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ लूप बना है, या फिर आपकी स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट कर रही है कि एक लूप तो पूरा बना है और अगला लूप आधा बना है। मतलब कुल मिलाकर 1.5 लूप बने हैं। यहां पर कितने लूप बने थे? 0.5 लूप। या फिर आपकी रस्सी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है कि दो लूप तो पूरे बन गए, एक आधा बन गया, मतलब 2.5 लूप्स बन रहे हैं। आई रियली होप मेरे कहने का अर्थ समझ में आ गया होगा कि इस बार तय है कि या तो लूप हाफ है, या 1.5 है, या 2.5 है, या 3.5 है, एंड सो ऑन। तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ L है, अगर ये x = 0 है और अगर ये आपका x = L है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि मान लीजिए कि n लूप तो पूरे हैं, n लूप तो पूरे हैं, तो उनके लिए तो n टाइम्स λ/2, क्योंकि नोड से नोड तक का सेपरेशन होता है λ/2, प्लस एक आपका आधा लूप और है, तो हाफ टाइम्स λ/2, क्योंकि नोड से एंटी नोड तक का सेपरेशन λ/4 होता है, तो ये λ/4 मैंने और जोड़ दिया, एंड इट शुड बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग x = 0 से x = n लूप तो पूरे और आधा लूप और, बस। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज n + हाफ टाइम्स λ/2 = L। मेरे पास आ गया 2n + 1 λ/4 = L, या λ = 4L/2n + 1। ये आपके पास बड़ा वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ अगर सेटिस्फाई होगी तो आप बोल पाओगे कि आपकी ट्यूनिंग फोर्क और रस्सी के बीच में इस बार रेजोनेंस है और अच्छे खासे वाइब्रेशंस कर रहे हैं। हालांकि आप जानते हो कि अक्सर बड़ा लैम्डा के सवाल ना पूछ के फ्रीक्वेंसी के पूछते हैं, तो आप लैम्डा को बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 4L/2n + 1, और मैं इसको बड़े आराम से कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2n + 1 टाइम्स V/4L। और आप जानते हो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी एक नहीं आई, बहुत सारी आई है। n को 0 पुट करोगे तो V/4L, n को 1 पुट करोगे तो 3V/4L, n को 2 पुट करोगे तो 5V/4L, एंड सो ऑन।
एंड ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, एक नाम और बताया होगा बेटा, नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज या बेटा आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि यहां पर फॉर्मूला अलग है और वहां फॉर्मूला अलग था। जब बोथ एंड फिक्स थे तब फॉर्मूला था NV/2L। क्या फॉर्मूला था? NV/2L। हम बनाएंगे बेटा, इस सारी चीजें करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन हमने फॉर्मूले तो निकाल दिए। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द लीस्ट ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज विथ विच रेजोनेंस कैन बी सेट अप, उसके लिए n को 0 पुट कर दो। n को 0 पुट कर दो मतलब पूरा लूप कोई नहीं बनाया, सिर्फ आधा लूप बनाया। ये वाला केस हम अलग से बना के देख भी लेंगे। पूरा लूप कोई नहीं बनाया, सिर्फ आधा लूप बनाया, और वो द लीस्ट फ्रीक्वेंसी n को 0 पुट करना, मेरे पास आ गया दैट इज V/4L। This is the least frequency and the least frequency with which this resonance can be set up is known as your, बेटा क्या नाम था? Fundamental frequency. This least frequency is known as your fundamental frequency. Simple. आसान सा काम, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलिए। मैं इसी बात को है ना मैथमेटिकली प्रूव करूंगा, है ना, और मैथमेटिकली प्रूव करके सारी बातों को हम वापस से लिखेंगे भी, लेकिन हमने एक बार फॉर्मूले निकाल दिए और फॉर्मूले को हम वापस से ढंग से लिखेंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम उनको ड्रॉ भी करें। ठीक है, तो चलो सुनना बेटा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का हम एक बार मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं कि कैसे हम इस पूरे के पूरे फॉर्मूले पर मैथमेटिकली भी आ सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट था। x = 0 जो है ये आपके पास फिक्स्ड एंड है। ये x = L वाला जो पॉइंट है ये आपका फ्री एंड है, बोलने के लिए फ्री एंड है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं कि हम इसको फ्री छोड़ दिया, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। फेयर इनफ। इस पर ट्रेवलिंग वेव्स सेंड करने के लिए हमने एक ट्यूनिंग फोर्क रखा ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी f है। इसने बेटा ऑफ कोर्स इस रस्सी को वाइब्रेट कराया इस तरह से, तो वेव्स गई टकराई वापस आई, वेव्स गई टकराई वापस आई, वेव्स गई टकराई वापस आई। किसी टाइम पर लेफ्ट टू राइट एक वेव जा रही है, y1 is a sin kx minus omega t, और राइट टू लेफ्ट वेव आ रही है, y2 is equals to a sin kx plus omega t plus theta। We know it very well कि दोनों वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की, सेम ओमेगा की, तो स्टैंडिंग वेव्स तो बनाएंगे। इक्वेशन क्या होगी? तो आपको वैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट कि y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। बेटा ऐड कर दो सीधा ही, हमने कई बार कर रखा है। 2a sin kx प्लस θ/2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस θ/2। अब अगला काम बाउंड्री कंडीशन। x = 0 जो है वो नोड होना चाहिए। x = 0 बेटा पहली बाउंड्री कंडीशन कि आपके पास जो कुल मिलाकर स्टैंडिंग वेव बनी है उसमें x = 0 वाला जो पॉइंट है वो नोड होना चाहिए। तो x = 0 पुट करो तो मेरे पास आ गया 2a sin θ/2 शुड बी इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, मेरे पास θ = 0 एंड 2π आ गया। 2π लिखो 0 लिखो एक ही बात है। θ = 0 पुट करते हैं, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos omega t। We know it very well कि this is our famous standing wave equation in which this is the amplitude. Amplitude is of course a variable with x, अलग अलग x के लिए अलग अलग amplitude। और अगर मैं कहूं दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है,
तो आपको सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये है कि x इज इक्वल्स टू एल वाला जो पॉइंट है वो हमारा एंटी नोड होना चाहिए, और अगर वो एंटी नोड होना चाहिए तो वहां पर जो एम्पलीट्यूड है 2a साइन x को बड़ा L रखना, ये हमारा एम्पलीट्यूड, या तो ये एम्पलीट्यूड 2a होना चाहिए या -2a होना चाहिए। सर -2a क्यों? अरे बड़ा एम्पलीट्यूड तो +-2a कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे, मुझे इससे थोड़ी बहुत पता है कि ऊपर नीचे। 2a से 2a कैंसिल, ये kl जो है या तो ये π/2 होना चाहिए या ये 3π/2 होना चाहिए, क्योंकि π/2 हो गया तो 1 आ जाएगा साइन की वैल्यू। साइन π/2 1 है, साइन 3π/2 -1 है, साइन 5π/2 1 है, साइन 7π/2 -1 है, ऐसे चलते रहो। तो मेरे पास ऐसे आ गया। के आपको पसंद नहीं है तो 2π/λ इंटू एल शुड बी इक्वल टू 2n + 1 π/2। पाई से पाई कैंसिल। ओह, हमारे पास बेटा फाइनली रिलेशन आ गया है। क्या रिलेशन आ गया मेरे पास? 4l इज इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा। दिस इज ऑल्सो योर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, यही है ना, 4l इज इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा। दिस इज योर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। लेकिन आपको बड़ा सवाल करते करते इस बात का तो आइडिया लग गया होगा कि अक्सर सवालों में लैम्डा नहीं पूछ रखा होता, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी होती है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज 2n + 1 टाइम्स लैम्डा। लैम्डा इज ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 2n + 1 टाइम्स v अपॉन 4l। और ये n क्या है बेटा? n है नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स, क्योंकि आखिर में आधा तो है ही है। मान लो एक पूरा लूप है और एक आधा है तो n को 1 रख देना। मान लो 5.5 लूप है तो n को बड़ा 5 रख देना, आधा तो आखिर में है ही है। n इज बड़ा बेसिक नंबर ऑफ कंप्लीट लूप्स। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अगर आपके ट्यूनिंग फोर्क के पास इनमें से कोई सी भी फ्रीक्वेंसी हुई तो ये ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी के साथ तालमेल बिठा लेगी और इस रस्सी के अंदर अच्छे खासे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगी और रस्सी के अंदर अच्छे खासे स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी। ऐसी स्टैंडिंग वेव्स जिनका नोड यहां होगा और एंटी नोड यहां होगा, एंटी नोड यहां होगा। बस इतना सी बात है। और ध्यान दीजिएगा इसमें बेटा, आपके पास ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज बेटा मैं 3 तरह के नाम तो बता चुका हूं। जो सबसे ज्यादा यूज्ड नेम है वो है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज, ये बड़ा आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज। अब मैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पर एक आधा मिनट आपका और लूंगा, क्योंकि यहां पर नोमेनक्लेचर हल्का सा, मतलब नाम जो है वो हल्के से डिफरेंट है एज कंपेयर टू द नेम्स व्हेन बोथ एंड वर फिक्स्ड। n को 0 पुट किया, n को 0 पुट किया तो सबसे लीस्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ गई और वो मेरे पास आ गई है v अपॉन 4l। दिस लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिससे इस रस्सी के अंदर रेजोनेंस सेटअप किया जा सकता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज अवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, n = 1 रखा। n = 1 रखने का मतलब एक लूप तो पूरा बनेगा, एक आधा और बनेगा, तो अपने पास अगली फ्रीक्वेंसी आएगी। दिस अगली फ्रीक्वेंसी विल बी, n को 1 रखना तो 3v अपॉन 4l। दिस इज 3v अपॉन 4l। बड़ा ध्यान से देखो, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 3 गुना है। लॉजिक याद करो, हमारी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स हुआ करती थी हम इसको उतने ही हार्मोनिक बोला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि ये है हमारा थर्ड हार्मोनिक। क्या नाम रख सकते हैं बच्चों इसका?
थर्ड हार्मोनिक। फेयर इनफ। n को 2 रखो। n को 2 रखने का मतलब है कि 2 लूप तो पूरे बनेंगे, एक आधा तो आखिर में बनना ही बनना है। n को 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आएगी 5v/4l। अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ये हुई तो ये ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी के अंदर ऐसी स्टैंडिंग वेव बना देंगी कि 2 वेव तो पूरी और एक ऑफ कोर्स आधी ऑफ कोर्स सबसे लास्ट में। एंड दिस फ्रीक्वेंसी एज यू कैन सी दैट कि इट इज 5 टाइम्स, इट इज 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए हम यहां पर नाम निकाल रहे हैं फिफ्थ हार्मोनिक। फेयर इनफ। मैंने जैसे ही n = 3 रखा, n = 3 रखने का पहले तो मतलब क्या है कि 3 लूप तो पूरे बनेंगे, हाफ आखिर में बनना ही बनना है। तो 3 रखते, 3 दूनी 6 और 1 7, दैट कम्स आउट टू बी 7v/4l। as you can see that it is 7 times the fundamental frequency, so hence we can say that it is our 7th harmonic। अगर मैंने ऐसे ही बेटा n की वैल्यू को मान लो k रख दिया तो इसका k लूप तो पूरे बनेंगे और आधा लूप आखिर में बनेगा। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा वो कितनी आएगी बेटा, वो आएगी ऑफ कोर्स n को k रखना तो 2k+1 इंटू v/4l। आप देख सकते हो कि ये 2k+1 टाइम्स f0 है, और अगर ये 2k+1 टाइम्स f0 है तो आप कह सकते हो कि ये आपका 2k+1th हार्मोनिक। जितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उतने ही आपके बड़ा हार्मोनिक। अब एक बात हो, बच्चे कह सकते हैं कि सर आपने फ्रीक्वेंसीज की काउंटिंग में एक नाम और बताया था, ओवरटोन। हाँ बेटा बताया था। सर ओवरटोन गिनती यहां काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ओवरटोन की गिनती का लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि फंडामेंटल भूल जाओ, ये उसके बाद सबसे पहले है तो फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन, ऐसे। फंडामेंटल के बाद ये सबसे पहले आया है तो दिस इज आवर फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद ये सेकंड आया है तो ये आपका सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद ये तीसरी बार आया है तो ये है आपका थर्ड ओवरटोन। और फंडामेंटल के k टाइम्स बाद ये आया है तो ये आपका kth ओवरटोन। सर दोनों एंड फिक्स थे ना, तब n ओवरटोन होता था तो n+1 हार्मोनिक होता था, या n हार्मोनिक होता था तो n-1 ओवरटोन होता था। बिल्कुल सही बात है। सर यहां पर ऐसा नहीं है। हाँ नहीं है तो क्या करूं? नहीं तो नहीं है, लेकिन लॉजिक अपन ने वही लगाया है, जितने टाइम्स फंडामेंटल उतने तो हार्मोनिक, और ओवरटोन का लॉजिक भी हमने वही लगाया है कि जो फंडामेंटल उसको छोड़ दो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 करते रहो। यहां पर अगर आपको लॉजिक याद रखना है तो आप ये लॉजिक याद रख सकते हो कि जो हमारा kth ओवरटोन है, जो हमारा kth ओवरटोन है वो आपका 2k+1th हार्मोनिक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपका nth हार्मोनिक है वो आपका n-1/2th ओवरटोन। चेक करो, 7वां हार्मोनिक तो 7-1 कितना हो गया? 6/2 कितना हो गया? 3, थर्ड ओवरटोन। तो जब एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो उस केस में आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी लॉजिक मैंने चेंज नहीं किया है। हाँ मैं जानता हूं कि ना फाइनल एक्सप्रेशन दोनों केस में डिफरेंट आए, बट उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। जैसा कहा थोड़ा वैसे कर दिया मैंने, और क्या। आई होप इस बात को बड़ा आप समझ गए होंगे। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बताता हूं, मैं बनाकर भी दिखाता हूं बेटा।
सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये आपका फिक्स्ड एंड, ये आपका फ्री एंड, ये आपका x इक्वल्स टू 0, ये आपका x इक्वल्स टू l। शुरुआत नोड से, खत्म एंटी नोड से। n इक्वल टू 0 का मतलब कि एक भी लूप पूरा नहीं बना है, लेकिन नोड से शुरू एंटी नोड से खत्म तो आधा लूप तो बनेगा। तो इसका मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर V/4L रही तो ये इस रस्सी को ऐसे वाइब्रेट कराएगा। देयर विल बी वन नोड एंड वन एंटी नोड, देयर विल बी वन नोड एंड वन एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड। जो अपना थर्ड हार्मोनिक है या फिर फर्स्ट ओवरटोन है, उसमें अगले में क्या हो सकता है? अगले में एक लूप पूरा हो सकता है, आधा। n इक्वल टू 1 का अर्थ है कि एक लूप पूरा है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके पास कहानी विल बी लाइक दिस, रस्सी वाइब्रेट करेगी ऐसे। और तो और पूरी लेंथ अगर l है तो मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। ये l/3, ये 2l/3 और ये आपकी बड़ा ऑफ कोर्स l। 1 2 तो नोड और आपके 2 ही एंटी नोड, ये एंटी नोड क्या। n इक्वल टू 2 पुट करो, n इक्वल टू 2 पुट करने का मतलब कि 2 लूप तो पूरे बनेंगे नहीं, एक लूप पूरा बन गया तो अगले में 2 लूप पूरे बनेंगे। ऐसे ये लूप पूरा, ये लूप पूरा, ये आधा। बल्कि मैं कह सकता हूं कि मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। ये बड़ा आपका l/5, ये आपका 2l/5, ये आपका 3l/5, ये आपका 4l/5 और ये आपका 5l/5 मतलब l। n इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? n इक्वल टू 3 का मतलब है कि मैं 3 लूप तो पूरे बनाऊंगा और आखिर में एक तो बनना ही है। रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी बेटा। इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी नोड। 7 पार्ट्स में अगर डिवाइड करूंगा तो सबसे पहला ये एंटी नोड आएगा l/7 पे, नोड आएगा 2l/7 पे, ये आएगा 3l/7 पे, ये आएगा 4l/7 पे, ये आएगा 5l/7 पे, ये आएगा 6l/7 पे और ये आएगा 7l/7 मतलब l। सब पता अपने को, कौन कहां कितना नोड नाट सब पता नहीं, सब पता है, सारी इंफॉर्मेशन है अपन को। ऐसे कोई चीज अपन इसमें ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पता, सारा आइडिया है। ठीक है बच्चों, लेकिन आपने यहां पर एक चीज नोटिस की होगी, फंडामेंटल है, तीसरा हार्मोनिक है, पांचवा है, सातवां है, फिर अगला 9वां आएगा, फिर ऐसे आएगा। जो भी हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया 2n+1 टाइम्स V/4L, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2n+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऑड टाइम्स V/4L या फिर ऑड टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सिर्फ ऑड मल्टीपल ही पॉसिबल है। तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है, 9वीं है, 11वीं है। इसका मतलब इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही पॉसिबल है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि दिस टाइम ओनली odd harmonics are possible.
इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया बात है। चलिए, जैसे ये 3 टाइम्स एफ नोट है, ये बेटा 5 टाइम्स एफ नोट है, ये 7 टाइम्स एफ नोट है। दो जो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है ना, इन दोनों का सेपरेशन देखो 2 टाइम्स एफ नोट है। जब बोथ एंड फिक्स थे तो कंसेक्यूटिव के बीच सेपरेशन सिर्फ एफ नोट था, क्योंकि वहां पर एफ नोट पॉसिबल था, फिर 2 एफ नोट, फिर 3 एफ नोट, फिर 4 एफ नोट। कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस कर रहा था तो एफ नोट ही आ रहा था। यहां पर जो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है, उनके बीच का डिफरेंस जो है बेटा वो एफ नोट नहीं है, वो 2 टाइम्स एफ नोट है। याद रखना, कभी पता लगा किसी सवाल में हम इस कारण से फंस गए, याद रख सकते हो। अब एक छोटा सा सवाल, एक बेटा स्ट्रिंग है, ऐसी स्ट्रिंग जिसका 1 एंड फिक्स, अदर एंड फ्री, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री। इसमें 2 कंसेक्यूटिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आर, दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो मुझे दे रखी है, 270 हर्ट्ज एंड 330 हर्ट्ज। बड़ा 270 हर्ट्ज और 330 हर्ट्ज, ये दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखी है और दोनों कंसेक्यूटिव है। ये सवाल में गिवन है। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, सॉरी find 7th harmonic frequency and find 10th harmonic frequency। छोटा सा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा है। ऐसे सवाल बेटा आपको शीट में, HCA में जगह जगह दिख जाएंगे। हो सकता है कभी बेटा तुम जेई के एग्जाम में भी इस तरह का सवाल फेस करो। दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, 1 एंड फिक्स और 1 एंड फ्री। तो बेटा जैसे मान लो कि अगर ये 15वां हार्मोनिक है तो ये 17वां हार्मोनिक होगा, क्योंकि 16वां हार्मोनिक तो होता नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये 15 टाइम्स एफ नोट होगा, तो ऑफ कोर्स ये 17 टाइम्स एफ नोट होगा। तो इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन है 330 हर्ट्ज माइनस 270 हर्ट्ज, बेटा वो एफ नोट नहीं है, वो 2 टाइम्स एफ नोट है, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल हैं। ठीक है, ये दोनों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज कंसेक्यूटिव हैं और पॉसिबल है। लेकिन यहां पर जब एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री हो तो सारे हार्मोनिक तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पॉसिबल है। तो ये ऑड टाइम्स एफ नोट, ये अगला ऑड टाइम्स एफ नोट। पहला ऑड और अगले ऑड के बीच में डिफरेंस तो 2 का आएगा ना, तो दिस इज नॉट एफ नोट, बेटा इन दोनों का डिफरेंस इज 2 टाइम्स एफ नोट। और जैसे सॉल्व किया बेटा मेरे पास एफ नोट की वैल्यू आ गई है 30 हर्ट्ज। पहला सवाल तो हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी थी, मेरा आंसर आ गया 30 हर्ट्ज। यही नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये 30 की 9 गुना है। इसका मतलब ये हमारा 9th हार्मोनिक है, और अगर 9th हार्मोनिक है तो पक्की बात है कि ये आपका 4th ओवरटोन है। सर ये कैसे पता लगा? या तो गिन लो, पहला ओवरटोन 3रा हार्मोनिक, दूसरा ओवरटोन 5वां हार्मोनिक, तीसरा ओवरटोन 7वां हार्मोनिक, तो चौथा ओवरटोन 9वां हार्मोनिक। गिनने में दिक्कत आती हो तो आप बोल देना कि सर 9वां हार्मोनिक है, तो n फॉर्मूला याद करो, n-1/2, कौन सा? 4th ओवरटोन। 330 हर्ट्ज जो है
ये 30 का 11 टाइम्स है, तो पक्की बात है कि ये आपका 11th हार्मोनिक, और 11th हार्मोनिक ऑफ कोर्स अगला ही ओवरटोन होगा। ओवरटोन तो सारे पॉसिबल हैं क्योंकि वो तो 1 2 3 5 गिन रहे थे ना उसके बाद। तो ये 11th हार्मोनिक है। 11th हार्मोनिक मतलब 11 माइनस 1/2 बेटा कौन सा, ये आपका 5th ओवरटोन। पूछा नहीं मैंने सवाल में, तो बेटा ठीक बता दिया। ऐसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा बताओ 3rd ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। बेटा 3rd ओवरटोन मतलब 2 × 3 + 1। बेटा याद करो, आपका जो kth ओवरटोन था वो 2k + 1th हार्मोनिक था, तो आपका जो 3rd ओवरटोन है वो 2 × 3 + 1 बेटा कौन सा, 7th हार्मोनिक आएगा। और 7th हार्मोनिक जो होगा वो 7 टाइम्स f0 होगा, और 7 टाइम्स f0 मतलब 7 × 30 बेटा कितना, 210 हर्ट्ज। यह आंसर आ चुका है। मुझसे पूछा है बताओ बेटा 7वां हार्मोनिक क्या होगा। अरे भाई 7वां हार्मोनिक और तीसरा ओवरटोन तो सेम ही है, 210 हर्ट्ज। मुझसे पूछा गया है कि 10th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब इमोशनल बच्चा क्या कहेगा कि सर 10th हार्मोनिक होगा 10 टाइम्स f0। सर आंसर आएगा 10 × कितना, 30। सर आंसर आना चाहिए 300 हर्ट्ज। अरे नहीं बेटा, सब झूठ है। 300 हर्ट्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल थी वो 270 और 330 थी, 300 के बीच में आ रही है, पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल क्यों नहीं है बेटा, आपके इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है इस केस में। जब 1 एंड फिक्स और 1 एंड फ्री होता है तो आपके इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही पॉसिबल होते हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि 10th हार्मोनिक पॉसिबल ही नहीं, बता कहां से थे। आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। तो जब भी बेटा आपका 1 एंड फिक्स और 1 एंड फ्री हो तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, बड़े आराम से बेटा आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, होमवर्क में आप लोग बेटा जो आपकी एसेंशियल शीट है वेव ऑन स्ट्रिंग की, बेटा उसे कंप्लीट करें, और जैसे वो कंप्लीट हो जाए तो आप उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा एज भी करना स्टार्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा एज के कुछ सवालों के अंदर बेटा ठीक है इलास्टिसिटी वगैरह का भी यूज़ आ सकता है, तो आप फिलहाल उनको छोड़ सकते हो, उन सवालों को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, वो देखते पता लग जाएगा आपको। इसी तरह से आप में से बेटा जिन बच्चों के पास समय हो, टाइम हो, वो HCV कर सकते हो। HCV के सारे सोल्ड एग्जाम्पल्स कर सकते हो। HCV के पार्ट 1 के अंदर, HCV के अंदर चैप्टर नंबर 15 है, पार्ट 1 में है बेटा ये, और इसमें आप सारे सवाल कर सकते हो, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 लीव कर देना, बाकी सारे आप सवाल कर सकते हो। जिन बच्चों के पास समय हो सिर्फ वही बच्चे सवाल करें बेटा, बाकी लोग ना करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 55th क्वेश्चन के अंदर बेटा आपका है ना फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज़ है, इसलिए मैं उसको करने से मना कर रहा हूँ, बाकी बेटा आप कर सकते हो, है ना। बाकी सारे के सारे डुएबल क्वेश्चंस हैं, किसी भी सवाल के अंदर बेटा इसके अंदर तो थर्मो वगैरह का यूज़, थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ नहीं है, तो आप बड़े आराम से निपटा सकते हो। अपनी शीट में जरूर इक्का दुक्का सवाल ऐसे जिसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का यूज़ है, तो आप उनको एक बार लीव कर सकते हो, ठीक है।